एसी बंद कर दो। गर्मी लग रही है तुमको? हाँ भाई, कुछ होमवर्क दिया था मैंने। होमवर्क दिया था क्या कुछ? वो क्या होता है अभी बताऊंगा, 1 मिनट रुक जा। चलो भाई, कितना पढ़ा दिया मैंने, पहले ये बताओ। कितना पढ़ा चुका हूं मैं? हाँ। ग्रेविटी वाला क्वेश्चन कौन सा? हाँ, वो हो गया था ना। अच्छा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा दिया गया था, है ना? क्या सब लोगों को इतनी चीजें समझ में आई है जो जो वर्क डन पढ़ाया गया है? वर्क डन जो पढ़ाया गया वो समझ आया क्या? कांस्टेंट फोर्स की वजह से। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कल जितना पढ़ाया गया था उतना समझ में आता है? एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं, फिर चलते हैं आगे। देख, मैंने पढ़ाया था कि पहले तो सबसे पहले वर्क डन के बारे में बताया था, वर्क डन की यूनिट्स के बारे में बताया था, है ना? यूनिट्स में तुम्हें जूल बताया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया, कैलोरी बताया गया, ठीक है, अर्क बताया गया, और कुछ? बस ये सारी चीजें बताई गई, इनका सबका रिलेशन बताया। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला बताया। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन करना सिखाया कि भाई पॉजिटिव हो सकता है वर्क डन, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो किस मोमेंट पर होगा वो भी बताया। फिर ये बताया वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम और नॉट, है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, क्या फोर्स वर्क डिपेंडेंट होता है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम, वर्क इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम। फिर उसके अलावा ये सिखाया कि टेंशन का वर्क डन नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, है ना, ये सारी चीजें। फिर उसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन कराए बेसिक बेसिक, एफ डॉट डी एक्स वाले पार्ट से। फिर उसके बाद बताया कि फोर्स को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है, मतलब ऐसे मान लो फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली वर्क डन आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर हुई? तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, उस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एफ, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा एफ का। तो फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली। उसके अलावा भी दूसरा तरीका बताया था मैंने इसे करने का, कि तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अगर यहां से पार्टिकल यहां पर पहुंच चुका है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, इन दोनों के बीच का एंगल है कुछ, बताया था ना, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा। तो एफ और ये डिस्प्लेसमेंट और इनटू कॉस थीटा कर दोगे तब भी आंसर बराबर ही आएगा, है कि नहीं? ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन कराया था भाई, ये एफ डॉट आर हो जाएगा। उसके अलावा ये कराया था एफ डॉट टू आर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिखे तो। उसमें से फिर ये बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव किसका वर्क डन होगा, तो उसका पॉजिटिव होगा, इसका 90 मतलब जीरो होगा वर्क डन, इसका नेगेटिव होना चाहिए और उसका भी नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है भाई? उसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस कराए थे वर्क डन बाय फोर्सेस, तो एफ दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कर दोगे आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ है तो आंसर आ जाना मेरे पास। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस 4, मतलब माइनस के 2 के कैप। फिर इसको मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके आंसर लिख दूंगा। क्लियर है इतनी बात? अब हाँ के ना? हाँ। उसके अलावा देख, फोर्स दे रखा है, पार्टिकल को डिस्प्लेस करा फ्रॉम ऑरिजिन टू अल्फा अल्फा 1, तो तुम देखोगे यहां पर भी तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ जाएगा अल्फा माइनस 0 आई कैप प्लस अल्फा माइनस 0 जे कैप प्लस अल्फा माइनस 1 के कैप।
क्लियर है? उसको मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा फोर्स के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन का। ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल हैं, मतलब वर्क डन 0 आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? कितनी आई अल्फा की? 5 वैल्यू आई है। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में और भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने, जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था कि भाई बॉडी है एक 220 kg की, वो रेस्ट पर है, उस पर 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया, तो वो कांस्टेंट एस्केलेशन के साथ चलने लगेगी क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट एस्केलेशन चलेगी, तो काइनेमेटिक्स के सारे लॉज वैलिड है। अगर काइनेमेटिक्स के लॉज वैलिड है तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है कितने सेकंड के बाद? फर्स्ट सेकंड में, मतलब पहले सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए तो फोर्स से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है अपने को, क्या आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वर्क डन? आगे चलते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि वर्क डन अगर निकालना है, ये 10 मीटर चला है और एंगल जो है वो दे रखा है, तो मैं कि फोर्स जो लगा है वो किसी पर्टिकुलर एंगल नहीं, किसी इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है ना, है ना? तो फोर्स भी जो लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल पे नहीं लग रहा है, वो इंक्लाइन प्लेन पर लग रहा है। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन करा चुका था तुमको, कोई डाउट तो नहीं है इनमें? कुछ होमवर्क भी दिए थे क्या मैंने, या सब करा दिया था? अच्छा, ये वाला होमवर्क दिया था क्या? हाँ, एनएलएम का होमवर्क कंप्लीट हो गया क्या? नहीं दिया? कितना बचा है? करो, वो कंप्लीट करो। ठीक है, उसके अलावा देखो ये कुछ क्वेश्चंस आज के लिए होमवर्क दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, सिंपल है बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा, और ये सब कुछ है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। चलो भाई, बात करते हैं अगला टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब है? अबे तुम मुंह बंद कर ले रहे, या चेचे लगा रखिए? अच्छा लगता है? उठा के बाहर फेंक दूंगा यहां से, फिर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ भाई, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या है? क्या वेरिएबल फोर्स का मतलब है जो फोर्स वेरी कर रहा हो, टाइम के साथ वेरी भी कर सकता है और डिस्टेंस के साथ भी कर सकता है ना, दो तरीके से वेरी कर सकता है। डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा हो, या तो फोर्स थोड़ा डिस्टेंस चले, कोई बॉडी फोर्स चेंज हो जाए, या ऐसा हो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, दोनों तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं। लेकिन वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि वेरी कर रहा है फोर्स, इतनी बात समझ आती है? अच्छा, वेरिएबल फोर्स है तो फोर्स ऑब्वियसली या तो एक्स पर डिपेंड कर रहा होगा, एस एफ मे बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, हो सकता है कि नहीं? तो जैसे मान लो अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैं वर्क डन जब लिखूंगा तो एफ डॉट डी एक्स लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं? और मुझे पता है फोर्स जो है वो एक्स का एक फंक्शन है, तो मैं इसको इंटीग्रेट लिख दूंगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर मैं लिखूंगा x1 से लेके x2 का इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई? क्लियर है? और अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा फोर्स, ठीक है, नहीं एफडीटी नहीं, एफडीटी इज पावर, मतलब पावर नहीं, सॉरी, एफडीटी इज क्या? इम्पल्स, एफडीटी इज इम्पल्स। और अगर मैं एफ डॉट डी एक्स बाई डी टी करूंगा तो कितना आ जाएगा? वो पावर आएगी। ठीक है, तो वर्क डन ऐसे लिखेंगे, अगर जो चेंज कर रहा है वर्क डन, अगर फोर्स जो है वो एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, ठीक है भाई, और टी के हिसाब से वेरी करे तो आगे बताएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं उसको। कैसे करते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम से। इतनी बात समझ में आती है तुमको? एक चीज इसमें, एक चीज और समझ आ रही होगी तुमको कि वर्क डन, अगर तुम्हारे पास और फोर्स और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का अगर ग्राफ है, तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा ना, ये तुम्हें वर्क डन प्रोवाइड करेगा। तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा, एरिया अंडर द कर्व, वो वर्क डन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और वर्क डन, अब मुझे पता है कि अगर पॉजिटिव एरिया होगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव एरिया होगा तो वर्क डन भी नेगेटिव, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव एरिया मतलब एरिया अगर इस एक्स से नीचे हो तो वर्क डन नेगेटिव आएगा उसका। बात समझ आती है?
अच्छा, किसी सर्कल में अगर कोई मतलब अगर इसका ग्राफ कोई सर्कुलर आ जाए, कैसा आ जाए? सर्कुलर, क्या वर्क डन जीरो होगा? नहीं, उसके एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा ना, मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, है ना? जैसे मान ले यहां पर एरिया कुछ इस तरीके से आ जाए, ऐसे। ठीक है, तो देख पहले पार्टिकल यहां से यहां गया होगा, फिर यहां से यहां आया है वापस। जब यहां से यहां गया तो एरिया अंडर द कर्व क्या था? ये। और जब यहां से यहां आया तो एरिया अंडर द कर्व क्या था? ये नीचे वाला। आगे नहीं, है ना? तो उस टाइम पर अगर तेरे को वर्क डन लिखना है, अगर सर्कुलर कभी भी दिखाई दे ना, एफ एक्स, तो उस टाइम पर तू सर्कल का एरिया लिख दे। देख, क्योंकि यहां से अब अगर पार्टिकल यहां पहुंचा था, तो जब एरिया लिखा जा रहा था तो इस पूरे के नीचे का एरिया लिखा जाएगा। और जब यहां से पार्टिकल यहां आएगा वापस, ऐसे, तो इसके नीचे का एरिया लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं? है ना? अब क्या होगा? देख, यहां पर वर्क डन जब लिखेगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव। तो वर्क डन कैसा आएगा? उल्टा चला ना, यहां से यहां चला, है ना? और ऊपर वाले में पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर वाले में पॉजिटिव, नीचे वाले में नेगेटिव। तो वर्क डन जो बचा वो अंदर वाले का बचा, सर। बचा के नहीं, माइनस करने के बाद। ठीक है। हालांकि ऐसा इक्वेशन यहां तो कहीं नहीं मिलेगा तुमको, वो मिलेगा जब तुम हीट पढ़ रहे होगे, थर्मोडायनेमिक्स वाले टाइम पे मिलेगा वर्क डन लिखने का ऐसा तरीका। क्योंकि ऐसा हो, अभी तो ऐसा नहीं होगा कि एक एक्स पर दो फोर्स मिल जाए तेरे को, एक एक्स पर दो फोर्स मिल जाए, एक ये भी और एक ये भी। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक तरीका है कि भाई एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, तब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फोर्स डबल हो, मतलब कोई अलग अलग फोर्सेस हो। तो उस टाइम पर वर्क डन जो लिखा जाएगा वो एरिया अंडर द कर्व लिख देना, बस इस सर्कल के अंदर का। हाँ। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ, इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऐसे दे रखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एग्जाम्पल के लिए मान ले, तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है यहाँ पर। तो उस टाइम पर वर्क डन लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। आगे चलूं, देख जैसे मान ले ये दे रखा है पोजीशन डिपेंड्स ऑन फोर्स, देख यहां पर दे रखा है 7 - 2x + 3x² एक्स ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x = 0 to x = 5, देन कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स। क्या कर पाओगे? चलो करो। क्या लिमिट रखनी पड़ेगी 0 से x, मतलब 0 से 5? वन थर्टी फाइव कितना आंसर आया भाई? सबका 135 आया है? हाँ, कितना आंसर आया तेरा? नहीं किया? हाँ, नहीं आया आंसर? आ गया? हाँ, वो लिखा हुआ है ना, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देख यहाँ पे फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, फंक्शन ऑफ एक्स। एफ डॉट टी तो करने के लिए बोला ही नहीं ना मैंने, मैंने बोला तू सो रहा था जब मैंने कहा, तो उसमें तो अब इसमें किसकी गलती, मेरी? हाँ, है मेरे पास एक इलाज।
10 दिन तक नींद नहीं आती। हाँ भाई, क्या नाम है इस लड़के का? रितम। हाँ तो फुटबॉल खेलता है ये? तेरे को बहुत पता है। हाँ भाई, तो बता कितना आंसर आया तेरा? नहीं आया क्यों? अरे मतलब ऐसा तो तू अगले साल तक करता रहेगा, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा? कैसे होगा ये तो बता। हाँ, ये करके, अबे ये करके क्या होता है? मुझे बता ना, क्या क्या किया तूने? ये करके होगा। ये का कुछ मतलब भी तो होता होगा। ले हाथ उठा, देखता हूँ क्या लिखा, क्या करो, हाथ उठा। n = 0 से 5 और इंटीग्रेशन का साइन, बस। इससे आगे क्या? हाँ जी भाई साहब। अबे फोर्स को उठा के रख दे वहां पे। फॉर्मूला लिखा है तो लिखा तूने ऊपर वाला F.dx और इंटीग्रेशन। जब फोर्स की वैल्यू दे रखे तुझे, तो उसे रखना वहां उठा के। देख, मेरे साथ भी एक दोस्त था मेरा, रिदम नाम था उसका। तेरा क्या नाम है? रिदम ही नाम है तेरा भी? अभी टेस्ला में इंजीनियर है वो। ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच थी उसकी। टेस्ला में है अभी वो। और हाँ जी भाई साहब, क्यों नाम खराब कर रहे हो उस लड़के का तुम? फोर्स की वैल्यू रख दो उठा के, जो दे रखा है तुमको। फोर्स की वैल्यू 7 नहीं दे रखी है, वो तो पूरा लिख। 7 - 2x + 3x²। अबे जब फोर्स पूरा दे रखा है तो पूरा ही लिखेगा ना, 7 लिख लिया बस। हाँ भाई, तेरा आंसर आ गया? क्या आंसर आया बता? तेरा आ गया भाई? आंसर आ गया? हाँ? क्या? अबे क्या बोल रहा है भाई ये? अभी कर रहा है, और तब से क्या कर रहा था तू? हाँ भाई, तेरा हो गया? कितना है आंसर? ये कॉपी करके तो नहीं लिखा तूने, खुद से लिखा है? वाह, वाह शेर वाह। तेरा क्या नाम है तू बता? प्रकाश। तो अबे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अंतर नहीं पता तेरे को? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा, डिफरेंशिएट कर दिया तूने। हाँ भाई, तूने कर दिया। क्या किया है बताइए तो? ये 7 का क्या हुआ? 7 कहाँ गया? 7 का इंटीग्रेशन नहीं होगा। अबे जंगल से आए होगे तुम लोग। अबे 7x नहीं हो जाएगा वो? 7 × dx करेगा तो उसका इंटीग्रेशन 7x नहीं होगा? हाँ, सबने ऐसी किया होगा तुम्हारा। सबने सबने 7 का 0 कर दिया होगा। पड़ोसी डूबेगा तो सब डूबेंगे। हाँ। तेरा क्या हुआ भाई? तेरा क्या नाम है? अब्दुल। अबे हट, शांति तो रख लो थोड़ी। हाँ भाई। तुम लोगों का आंसर आ गया सबका? तुम लोगों का आ गया, तेरा आ गया? तुम लोगों का आंसर आ गया? कितना आया? 135।
लोगों ने पीछे डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, और फिर इंटीग्रेशन वाला साइन लगा के लिमिट रख दिए। एफ दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यही है, यही है कि नहीं? अगर तेरे वर्क डन लिखना है तो लिखा जाना चाहिए, देखिए यहां वेरिएबल फोर्स है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, एक्स बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? तो यहां पर लिख ले एफ डॉट डी एक्स, ठीक, और इंटीग्रेशन की लिमिट रख, क्या एक्स इक्वल टू 0 से 5 पूछ रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? देख फोर्स रखी, हो जाएगा 7 माइनस 2x प्लस 3x, 0 से 5, 7x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x टू द पावर 3 बाय 3, कुछ ऐसा हो जाएगा, और लिमिट की वैल्यू 0 से 5। तुम्हारी जुबान ज्यादा ना चलने लगी है सबके? हाँ, बहुत जल्दी बंद कर सकता हूं मैं ये सब। 7 इंटू 5 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देख 25, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 125, 125 माइनस 25 कितना आ गया? कितना हो गया? 100, और प्लस 35, क्या 135 आ गया? 135 जूल, दिस शुड बी द आंसर, है ना? आगे चल, तो ये भी एक्स में दे रखा है, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे? होमवर्क में दे दूं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब बताता हूं तुम्हें क्या है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि वर्क डन, फोर्स जो दे रखा हो तुम्हें, वो एक्स नहीं वाई के हिसाब से भी चेंज हो रहा हो, जेड के हिसाब से भी चेंज हो सकता है ना, है ना? इट मे बी पॉसिबल कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तीनों का फंक्शन हो। अगर फोर्स तीनों का फंक्शन हो, देखिए एक एग्जांपल देता हूं तेरे को, एक एग्जांपल देता हूं। अगर फोर्स की वैल्यू आ रही तेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, ऐसा कुछ, तो क्या ये एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, और जेड डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है कि नहीं? इस तरह का फोर्स हो जो एक्स में भी चेंज हो रहा हो, वाई में भी चेंज हो रहा हो, और जेड में भी चेंज हो रहा हो। इस तरह के फोर्सेस में तुम सोचो, अगर तुम्हें लिखना है वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन लिखने का तरीका हो जाता है, ये लिख, इसको लिखेंगे, ये जो है एफ जो दिखाई दे रहा है तुमको, एफ डॉट डी एक्स, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के हिसाब से, ठीक है? और कौन सा, जब फोर्स का सिर्फ एक्स वाला ही पार्ट रखें, कौन सा पार्ट रखेंगे? मतलब यहां पर तुम देखोगे ये तो 0 हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कि नहीं? तो एफ का सिर्फ एक्स वाला ही पार्ट बचेगा ना, 0 हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा? अगर वाई लिखा हुआ है तो क्या होगा? हाँ, देख ऐसे लिखा जाएगा, रुक तो, ऐसे लिखा जाएगा, देख फोर्स की पूरी वैल्यू उठा के रखना, फोर्स की पूरी वैल्यू उठा के रखना, यहां पर, यहां पर और यहां पर, बात समझ आई? पूरी वैल्यू, मतलब इसको अगर एक्स इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है भाई? फोर्स की पूरी वैल्यू ही उठा के रखना, और डिफरेंशिएशन में 0 होता है, इसमें 0 नहीं होगा, बात समझ आई? बात समझ आई? अब देख, कभी कभी इसमें जो है ना, जो तुम्हें जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके के आएंगे, फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा ऐसे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, बात समझ आई? जब इस तरीके से फोर्स की वैल्यू मिलेगी तब जाके तुम्हें वर्क डन लिखना पड़ेगा। देख ऐसे, अब एफ एक्स वाले को उठा ले सिर्फ,
अब सिर्फ एफ एक्स वाले को उठा ले और इंटू डी एक्स कर ले और x1 से x2 इंटीग्रेट कर ले, प्लस अब एफ वाई वाले को उठा ले सिर्फ और dy लिख ले और y1 से y2 इंटीग्रेट कर ले, और ऐसे ही z वाले को उठा ले, dz लिख ले और z1 से z2 इंटीग्रेट कर ले। ये होगा। बात समझ आई? इसमें अलग ये है कि इसमें फोर्स जो है ना आई जे के कैप में नहीं दे रखा है। तेरे को अगर ऐसा लग रहा होगा ये सिर्फ आई कैप में, ये सिर्फ जे कैप में और ये सिर्फ के कैप में, ऐसा नहीं है। आई के साथ जिस टाइम पर चेंज हो रहा है उस टाइम पर वाई में भी चेंज हो रहा है, जेड में भी चेंज हो रहा है। जब तेरे को फोर्स रखना पड़ेगा तो यहां पर पूरा रखना, पूरा रख के इंटीग्रेट करना। ये हो जाएगा 2y(x) प्लस z इंटू एक्स, फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखना। ठीक है, बात समझ आई? ये वाला फॉर्म तुम्हें आएगा नहीं, वैसे ये वाला फॉर्म आएगा तुम्हारे लिए, ये वाला फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि इसमें x और y में फिर रिलेशन भी लिखना पड़ता है कि x और y एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, z और y एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये यही पूछा जाएगा तुमसे। आगे चले। लिखा? एक चीज और लिखानी थी मुझे, लिख लिया ना वो? एक चीज और लिखानी थी तुमको, वो लिखानी थी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, नहीं वर्क डन ऑन स्प्रिंग। किसका एग्जाम्पल? उसका एग्जाम्पल अभी कराऊंगा ना, इसके बाद ही है। पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग लिख ले, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके। वर्क डन ऑन स्प्रिंग, जैसे मान ले यहां पर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है भाई। अब मैं उसको आपको मैं इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। अगर एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, लेट्स सपोज यहां पर इसका नेचुरल लेंथ था, ठीक है, ये उसका नेचुरल लेंथ था। हुआ क्या कि ये इसमें एक्सपेंशन आ गया, थोड़ा सा एक्सपेंशन आ गया, मान लिया एक्सपेंशन आ गया x0, ठीक। नेचुरल लेंथ से कुछ तो एक्सपेंड हो गया, तो इसका मतलब जो बाहर से जो फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल, उसने भी कुछ वर्क डन किया होगा, क्या होगा कि नहीं? और ऐसे ही एफ एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, एफ ऑफ स्प्रिंग लग रहा है कि नहीं? अगर मान ले मैं इसको स्लोली खींच रहा हूं तो एफ एक्सटर्नल और एफ ऑफ स्प्रिंग बराबर होने चाहिए। एकदम धीरे धीरे खींच रहा हूं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर होने चाहिए, मुझसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, तो कैसे लिखेंगे देखो। जैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखता हूं पहले मैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग ने कितना काम करा तुम देखो। स्प्रिंग फोर्स क्या इस डायरेक्शन में और एक्स इस डायरेक्शन में, तो मुझे लिखना होगा एफ डॉट डी एक्स, तो लिखना होता है, लिखना होता है ना। तो देख, अच्छा सोच, बताता हूं। फोर्स की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है? क्या के एक्स या के एक्स नॉट? मैं पहले एक रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले रहा हूं एक्स, फिर उसको मैं क्या करूंगा, फिर वैल्यूज पुट करूंगा, है ना। देख मैं लिखता हूं कि एक मैं छोटा सा वर्कडन लिखता हूं, कब? जब ये स्प्रिंग जो है ना, ये अपनी नेचुरल लेंथ से जिस टाइम पर ये एक्स नॉट कंप्रेस मतलब इलोंगेट हुई थी, तो एक्स नॉट से थोड़ा सा और dx इलोंगेट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो लिखना चाह रहा हूं। एक्स नॉट से छोटा सा और dx इलोंगेट करने के लिए जो फोर्स जो वर्कडन रिक्वायर्ड होगा वो लिखना चाह रहा हूं। वो कितना वर्कडन होगा? तो देख, क्या फोर्स लिखना पड़ेगा मेरे को इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स लग रहा होगा? क्या बिल्कुल छोटा सा ही इलोंगेशन करा है, तो जितना फोर्स एक्स नॉट पर लग रहा होगा उतना ही एक्स नॉट प्लस डी एक्स पे लगेगा। तो वो फोर्स कितना होगा? क्या वो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए माइनस के एक्स नॉट होनी चाहिए कि नहीं?
होनी चाहिए कि नहीं? तो ये जो फोर्स है जो dx इलोंगेशन के लिए यूज हुआ, क्या वो माइनस के kx नॉट हुआ कि नहीं? उस वैल्यू को उठा के यहां पर रखूं तो वैल्यू कितनी आएगी? देख, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जो वो छोटा सा यहां से यहां तक का जो वर्क डन है, बस इतने से इतने तक का dx इलोंगेशन का वर्क डन, ये जो ये है वर्क डन इन इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग बाय dx, dx लेंथ का जो इलोंगेशन है ना, उसके लिए लिखा हुआ इलोंगेशन। अब x के लिए कितना आएगा, तो उसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको देख ऐसे, वर्क डन कैन बी रिटन एज, अच्छा ये जो फोर्स आएगा इसकी वैल्यू तो बाद में रख लेंगे, तो ये हो जाना चाहिए ऐसा, मेरे को ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक वो बताएंगे अभी। अगर वर्क डन की टोटल वैल्यू लिखनी है, कितना इलोंगेट करा गया है इसको, dx इलोंगेशन करने में इतना इतना फोर्स लग रहा है और इतना वर्क डन हो रहा है, f डॉट dx, तो रख इसकी वैल्यू, क्या f की वैल्यू माइनस के k x लिख लूं मैं, ठीक है, और dx की वैल्यू ऐसी रहेगी dx, तो ये वैल्यू हो जानी चाहिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट कैन बी रिटन एज, क्या ये एक्सपेंशन हो रहा है, क्या एक्सपेंशन के लिए ये माइनस के एक्स आ रहा है, क्या कंप्रेशन के लिए भी माइनस के एक्स आता, या पॉजिटिव आता? नहीं, देख कंप्रेशन करता तो माइनस एक्स डायरेक्शन में होता और फोर्स फिर भी प्लस एक्स डायरेक्शन में होता, तब भी माइनस के एक्स ही आता। तो ना तू इसे कंप्रेस करता अंदर की तरफ, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग बाहर की तरफ होता और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ होता, तभी भी फोर्स तो माइनस के एक्स नॉट ही आता कि नहीं? तो उस टाइम पर भी चाहे कंप्रेशन कर ले चाहे एलोंगेशन कर ले, ये तो माइनस के एक्स ही आएगा। बात समझ आई? इनटू डीएक्स, ठीक। अब मतलब लिमिट मेरे को डीएक्स के हिसाब से लिखनी है। अब डीएक्स मान ले एक्स इनिशियल जितना भी होगा और एक्स फाइनल जितना भी होगा, ये एक्स नॉट मैंने लिख रखा है, उसकी जगह एक्स इनिशियल लिख लिया है, एक्स इनिशियल जितना भी होगा और एक्स फाइनल जितना भी होगा। तो देख क्या हुआ, एक्स इनिशियल की वैल्यू लिखता हूं, एक्स इनिशियल मतलब इसको इंटीग्रेट करता हूं पहले, के माइनस के हो जाएगा ये बाहर, और एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और फिर इसको एक्स आई से एक्स फाइनल तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है इतनी बात? अगर कर दिया तो देख वैल्यू लिख, वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखा जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या सही लिखा है मैंने? अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग मेरे पास आएगा हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। मतलब यहां पर जो वर्क डन लिखा जा रहा है पहले एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर लिखा जाना चाहिए। बात समझ में आया? ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है। क्या है ये? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता तो क्या होता? होता ये कि देख यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं लिख रहा होता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो उस टाइम पर वो प्लस के एक्स आता, माइनस के एक्स नहीं आता। ठीक है, अगर ये माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स आ जाता तो यहां पर भी एक माइनस एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाता, ये वाला माइनस हट जाता मतलब। तो ये उस टाइम पर अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखना चाहो तुम, तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अब देख तेरे लिए एक्स फाइनल कितनी है और एक्स इनिशियल कितना है। एक्स इनिशियल इस वाले केस में एक्स इनिशियल 0 है, क्योंकि क्या है? नेचुरल लेंथ, और कितना खींचा है? एक्स नॉट तक, तो एक्स फाइनल एक्स नॉट है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए लिखा जाए तो एक्स फाइनल एक्स नॉट लिख लेना और एक्स इनिशियल 0 लिख लेना, तो 0 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला लिखोगे तो ये माइनस में आ जाएगा कि नहीं? हाँ, डीएक्स इंटीग्रेट हो गया ना। नहीं, डीएक्स का तो लिखा तो है वर्कडन मैंने, ये जो डीएक्स खींचा गया है इतना सा, इसी का वर्कडन तो लिखा है। क्या ये एफ डॉट डीएक्स जो लिखा हुआ है, उसके लिए फोर्स जो है वो फोर्स देख यहां पर भी के एक्स नॉट ही है और यहां पर भी के एक्स नॉट ही है, क्योंकि इतना छोटा है ना कि एक्स की वैल्यू बढ़ी नहीं। ठीक है, तो उसको मैंने लिखा के एक्स नॉट अंदर की तरफ, तो इसलिए फोर्स यहां पर इंट्रोड्यूस करा, फिर वर्कडन लिखा उसका। तो ये वर्कडन जो आया था स्टार्टिंग में, ये जो वर्कडन दिखाई दे रहा है ना तेरे को माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ये वर्कडन वैसे एक्चुअल में बहुत छोटा सा डीएक्स खींचने के लिए ही है। फिर इसको इंटीग्रेट करा मैंने एक्स आई से एक्स फाइनल, ताकि ये जो छोटी सी वैल्यू थी डीएक्स, ये यहां से लेके और एक्स फाइनल तक इंटीग्रेट हो जाए पूरा और सबका समेशन आ जाए। बात समझ आई? तो इसलिए वो समेशन लास्ट में ये आ रहा है। ये फोर्स जो था ये डीएक्स खींचने के लिए ही था, और ये वर्कडन जो था ये डीएक्स खींचने के लिए वर्कडन है। इंटीग्रेशन हो सकता है समझ ना आया हो, लेकिन ये जरूर समझ में आना चाहिए कि वर्कडन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है और वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है।
नेगेटिव पॉजिटिव वापस से समझ, इसमें कंफ्यूजन रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, लेकिन इसको पहले ढंग से समझ लेना जैसे मैंने लिखा है। समझ, कौन सा नेगेटिव? अब एक्स की वैल्यू माइनस रख देनी देनी है तेरे को देखना होता है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट, जो भी दो वेक्टर थे उन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, यही है ना। तो उसके हिसाब से कॉस थीटा इंट्रोड्यूस करेगा तू तो, है ना। यहां पर जब इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आ रही है, यहां पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, वो यहां सोचना है कि एक्स कहां से रखा गया है। बात समझ आई? उससे पहले तो तुम्हें सिर्फ पहले इंटीग्रेट करके ये वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तेरे को ऐसा नहीं सोचना है कि स्टार्टिंग में अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेस करने में डिस्प्लेसमेंट भी माइनस है और फोर्स भी माइनस है, ठीक है। मतलब फोर्स, सॉरी, फोर्स प्लस है और डिस्प्लेसमेंट माइनस है, तो एफ डॉट डी एक्स करेंगे तो एक माइनस तो आ गया कॉस थीटा का, और एक माइनस आना चाहिए एक्स का। नहीं, वो एक्स बाद में सोचना है जब इंटीग्रेट करके वैल्यू आ जाए। बात समझ आई कि एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि चाहे तो नेगेटिव ले ले चाहे पॉजिटिव ले ले, दोनों के लिए वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी लास्ट में जाने के बाद, क्योंकि स्क्वायर है। अब देख, इसको दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार और समझ लो। तुम्हें पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखना है मेरे को, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखूंगा? सोच, एस तो नहीं लिख दूंगा डायरेक्टली कि मैंने स्प्रिंग जो है एक्स नॉट स्ट्रेच कर दी। मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा कि पहले ये तो बताओ कि थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए वर्क डन कितना रिक्वायर्ड था। तो थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए मैंने पहले स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, और एक्स नॉट खींचने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा और खींचा, डीएक्स। कितना खींचा? एक वेरिएबल मैंने एक एक्स डिस्टेंस मान ली एक्स, फिर मैंने कहा कि उसको मैंने डीएक्स और खींचा। डीएक्स बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो उस टाइम पर फोर्स चेंज नहीं हो रहा, इतना सा खींचा है मैंने, फोर्स के एक्स ही हो रहा है, नेगेटिव मतलब फोर्स जो है वो माइनस के एक्स ही आ रहा है, छोटा सा खींचा गया। तो देख यहां पर लिखा मैंने कि स्प्रिंग को जो है ना बस खींचा तो है यहां से कोई एक डिस्टेंस एक्स, और एक्स डिस्टेंस पर खींचने के बाद उसको थोड़ा सा और खींचा डीएक्स। तो यहां पर भी फोर्स कितना था? के एक्स ही था। यहां पर भी फोर्स कितना है? के एक्स ही, क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू है। अब वर्कडन लिखना है कि यहां से यहां तक खींचने में वर्कडन कितना आया। तो इस छोटे, देख एक्चुअल में क्या है, स्प्रिंग के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्प्रिंग के हर एक डिस्टेंस पर फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमने एक छोटा सा डीएक्स लेंथ मान लिया, जिसमें मैंने माना कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, मेरे लिए फोर्स कांस्टेंट है डीएक्स लेंथ पर। तो उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू मैंने एफ डॉट ये लिख दी माइनस के एक्स, कितनी लिख दी? माइनस के एक्स। उसकी वैल्यू उठा के यहां रखी माइनस के एक्स इंटू डीएक्स। मैंने बताया था जब फोर्स जो है वो छोटा सा फोर्स तो तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स आता है क्योंकि चेंज हो रहा है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू चेंज होती है, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी ना, तो इसलिए तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो मैंने एक छोटे से पॉइंट के लिए डीएक्स खींचने के लिए पहले फोर्स लिखा, जो कि है मेरे पास माइनस के एक्स, यहां पर भी माइनस के एक्स है, यहां पर भी माइनस के एक्स है ना। और उसको खींचने, डीएक्स खींचने के लिए उस मोमेंट पर वर्कडन लिखा जाएगा एफ डॉट डीएक्स। इस फोर्स की वैल्यू उठा के यहां रखनी है, तो यही करा है मैंने। देख, फोर्स की वैल्यू उठा के यहां पर रखी माइनस के एक्स इंटू डीएक्स। फिर एक्स जो है वो एक्चुअल में कितना खिंचा है टोटल, ये तो बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए आया था, डीएक्स खींचने के लिए वर्कडन आ गया। अब टोटल कितना खींचा गया है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल मैंने लिख दिया, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल लिखा, इसको इंटीग्रेट करा तो मेरे पास वैल्यू आई एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। अब एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल की वैल्यू रखनी है तेरे को। जैसे मान ले ये वाला मैंने नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट खींचा था, तो यहां पर तुम्हारे लिए एक्स इनिशियल की वैल्यू 0 है, और नेचुरल लेंथ से जब एक्स खींचने के बाद, एक्स नॉट खींचने के बाद एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी है? एक्स नॉट। तो यहां पर पुट करोगे अब लास्ट में आने के बाद, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में पुट करनी है। बात समझ आई? इंटीग्रेशन से पहले नहीं करनी है, यहीं पर पुट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लास्ट में यहां पर पहुंचने के बाद करनी है। अब समझ आया क्या हुआ है ना? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? स्प्रिंग फोर्स की वजह से एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर होना चाहिए, और एक्सटर्नल की वजह से एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होना चाहिए। क्लियर? बस यही डिफरेंस है। देख क्वेश्चन समझ। अच्छा, ये तो स्प्रिंग का रिलेटेड क्वेश्चन का है। चल, स्प्रिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा, मैं देता हूं खुद से ना, ताकि स्प्रिंग का आइडिया लगे तुम्हें। ये लिखा तो नहीं है तुमने अभी तो? हाँ, लिखता हूं देख। देख, ये नेचुरल लेंथ थी, ठीक है, के की वैल्यू 50 थी,
ठीक है, यहां से इसको स्ट्रेच कर दिया 5 सेंटीमीटर। कितना स्ट्रेच कर दिया? 5 सेंटीमीटर। किसी एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, ठीक। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ कितना हुआ? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। ये नेचुरल लेंथ थी और पार्टिकल, ये जो स्प्रिंग है पहले से स्ट्रेच थी, पहले से 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच थी, उसको मैंने आके थोड़ा और खींच दिया। कितना खींच दिया? तो यहां से 10 सेंटीमीटर खींच दिया। के की वैल्यू फिर से वही 50 है। तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? बताओ। ये कितना आया पहले वाले का आंसर? क्या तुम्हें पता है स्प्रिंग फोर्स पूछा गया है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पूछा गया है, तो हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। बात समझ आती है? तो लिखो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू माइन हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है? एक्स इनिशियल कितना था? क्या ये नेचुरल लेंथ से खींचा गया? तो एक्स इनिशियल 0, तो हाफ के एक्स इनिशियल हो गया 0 माइनस एक्स फाइनल की वैल्यू 5 × 10⁻²। और इसका, हाँ अब सही है ना? तो नेगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ है, तो वर्क डन नेगेटिव नहीं आएगा क्या? आएगा। वर्क डन अगर लिखोगे, स्प्रिंग फोर्स तो पीछे की तरफ है और फोर्स आगे की तरफ है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आना चाहिए। उसमें नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले में डालोगे वैल्यूज तो अपने आप आ जाएगा, है ना? तो हाफ के की वैल्यू कितनी? 50 इंटू माइनस तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इज 25 × 10⁻⁴। ठीक है ना बेटी? क्या कितना आ गया आंसर? क्या 625 × 10⁻⁴ आ गया? सही तो है, -4 ही आएगा ना? इतना जूल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना है बस। यहां पे देख, पॉजिटिव नेगेटिव। देख यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे तो लिखा जाना चाहिए हाफ के, एक मिनट, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अब तो चीजें बदल जाएंगी क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा हूं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना लिखा जाएगा? हाफ के की वैल्यू 50 इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर। देख एक्स फाइनल कितना हुआ है? एक्स फाइनल 10 है, कोई भी 5 मत लिखना इसको। 10 का 10 × 10⁻², और इसका स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल कितना है? 5 × 10⁻², और इसका स्क्वायर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया? आया 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100 - 25। क्या 75 है ना? 1875 इंटू 10⁻⁻4 इतना ही आएगा ना? देखो कैलकुलेट करने, 25 इंटू 75 1875 आएगा ना? हाँ, के का वैल्यू 50 है। 50 लिख दिया मतलब वो एसआई में दे रखा है, तुमको वैल्यू दे दूं क्या? न्यूटन पर मीटर। हाँ, क्या हो गया? हाँ, एक्स इनिशियल 5 ही तो है, 50 तो लिया है। ये 5 लग रहा है तुमको? 50 है, 50 है, 50 ही है वो। क्लियर है? समझ पाए? है ना?
अच्छा देख, एक स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया मैंने, मतलब स्प्रिंग के ऊपर कुछ एक ब्लॉक को ऐसे ऐसे लटका दिया, ठीक है, क्लियर है। ब्लॉक का मास है 5 kg, है ना, और के यहां पर भी 50 है, क्लियर। क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। लिखो कितना होगा। क्या लगता है तेरे को, नेचुरल लेंथ पे होना चाहिए क्या? मेरे डायग्राम के हिसाब से नेचुरल लेंथ पे लग रहा है तेरे को। कैसे? कैसे कैसे बता। मैंने कोई नीचे कोई हाथ लगा रखा है ना, या कोई नीचे प्लेटफॉर्म दिया है कि रोक के रखा है इसको? अगर के रोक के भी रखेगा तो भी नेचुरल लेंथ पे तो नहीं होगा। हाँ, हाँ, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, नेचुरल लेंथ पर नहीं है। नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन आर डिफरेंट। मतलब ये स्ट्रेच हुआ है कि नहीं हुआ है स्प्रिंग, बता। हुआ है। यार कोई ब्लॉक लटका दो किसी स्प्रिंग के ऊपर, वो स्ट्रेच नहीं होगा? इसमें टेंशन नहीं है क्या? इसमें टेंशन है कि नहीं है? टेंशन है तो स्प्रिंग जब तक खींचेगी नहीं तब तक टेंशन ही नहीं आएगा। अगर टेंशन है तो इट मींस ये स्प्रिंग खींच चुकी है, इसमें एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है। अबे एनएलएम थोड़ा सा मिक्स कर दिया तुम मर गए, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो इससे। हाँ तो वर्क डन पूछा है मैंने, वन वन क्या कर रहे हो? लास्ट वाले चैप्टर का छोटे सी पार्ट ऐड करा है कि इसको, इसमें एक्स निकाल सकते हो ना तुम। ले एक और क्वेश्चन लिख ले अब इसमें। चल एक क्वेश्चन और ऐड किया है मैंने इसमें नीचे। फर्स्ट वाले का आंसर आया क्या? कितने लोगों का आया, हाथ उठाओ। सेकंड वाले का? फर्स्ट का आएगा तो सेकंड का आ ही गया। फर्स्ट का पॉजिटिव आंसर आया या नेगेटिव? फर्स्ट का पॉजिटिव या नेगेटिव? सेकंड वाले का नेगेटिव। थर्ड वाले का वो करो क्या है, मैं बताता हूं। ये कह रहा है जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, क्या ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है? इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो? क्या इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेचुरल लेंथ पर है? नहीं, नेचुरल लेंथ पर तो इसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। नेचुरल लेंथ का मतलब यही है। क्या इसमें कोई एक्सपेंशन है अभी? है ना यार, ऐसे लटका हुआ है तो एक्सपेंशन होगा नहीं क्या? है ना? क्यों? क्योंकि एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग ही रहा है। इस मोमेंट पर तुम मान यहां पर इसकी नेचुरल लेंथ होनी चाहिए, ये यहां से थोड़ा नीचे खिसक गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है फोर्सेस इक्वेट हो जाएं। क्या हो जाए? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम याद है? उसमें एक क्वेश्चन कराया था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कराया था ना, एनएलएम में। स्प्रिंग फोर्स में ऐसा क्वेश्चन कराया था कि एक्स की वैल्यू निकालो। अबे एक्स का कितने क्वेश्चन कराए ऐसे मैंने? एक्स का वैल्यू निकालो। तो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आया था तो मेरी गलती है। किस? इसको भी वर्कर नहीं मिला? दिमाग कैसे चलेगा इसका फिर? क्या बोल रहे हैं? 2 घंटा ट्रेवल करने? ठीक है मत आ।
हाँ अच्छा देख, अब देखते हैं क्या एक्सपेंशन हुआ है। ये तो बात कंफर्म होगी, एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन हुआ है अगर स्प्रिंग में, तो वर्कडन भी आएगा स्प्रिंग की वजह से। कितना एक्सपेंशन हुआ है? मैंने बताया था कि स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर लो और इसका टेंशन निकाल लो। क्या टी की वैल्यू 5g के बराबर और टी को के एक्स के बराबर लिख लो। तो क्या एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 5g बाय के। तो क्या एक्स की वैल्यू आई तुम्हारे पास 1 मीटर आ गया एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू अगर 1 मीटर आई है, ठीक, तो इस मोमेंट पर अगर तुम्हें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना हो, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? अगर एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है तो इसका वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा जाना चाहिए। मतलब एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। बता एक्स इनिशियल कितना? क्या नेचुरल लेंथ थी? नेचुरल लेंथ से ही आया है ये। तो एक्स इनिशियल 0। क्या एक्स फाइनल की वैल्यू होनी चाहिए जो तुमने निकाला है 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर। तो कितना हो जाना चाहिए? क्या 50/2 मतलब 25 जूल। क्या 25 जूल आया वर्क डन बाय ग्रेविटी? क्या पॉजिटिव आया है? आना भी चाहिए कि देख ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है, एक्सपेंशन भी नीचे हुआ है, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्लियर बात है कि नहीं? अब बात कर ले वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स सिर्फ इसका उल्टा आएगा। वैल्यू निकाल लेना, सिर्फ माइनस हो जाएगा, माइनस के 25 आएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें लिखेगा एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल। तो एक्स इनिशियल की वैल्यू 0 और एक्स फाइनल की वैल्यू तो फिर से यही है 1 मीटर। तो कितना आएगा? सिर्फ माइनस में आ जाएगा और कोई अंदर तो नहीं आएगा, है कि नहीं? तो इसमें देख एक ने वर्क डन किया है और एक ने रोकने की कोशिश करी, यही तो करा है ना। सोच हुआ क्या? हुआ ये कि जो जो ये mg वाला फोर्स है उसने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करी और उसने वर्क डन किया ताकि वो स्ट्रेच हो जाए। लेकिन स्प्रिंग फोर्स ने क्या करना चाहा? उसको रोकना चाहा ऊपर की तरफ, तो उसने नेगेटिव वर्क डन किया। तो पहले वाले mg ने पॉजिटिव वर्क डन किया और नेगेटिव वर्क डन किसने किया? स्प्रिंग फोर्स ने। इसलिए एक मोमेंट आया जिसपे जाके रुक गया, क्योंकि जब पॉजिटिव वर्क डन होता है किसी बॉडी पर तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। तो इसकी वेलोसिटी शुरुआत में बढ़ी होगी, लेकिन फिर नेगेटिव वर्क डन किया ऊपर वाले ने, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जहां बराबर हो गए वहां जाके रुक गया। क्योंकि जितना वेलोसिटी, जितना काइनेटिक एनर्जी mg ने बढ़ाया उतना काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करा स्प्रिंग फोर्स ने, तो एक मोमेंट पे जाकर रुक गया बॉडी। बात समझ आती है कि नहीं? वही इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर पार्टिकल जाकर रुक गया, ठीक। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आई? देख थर्ड क्वेश्चन देख इसका, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ अ फोर्स अप्लाइड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर अगर कोई, ये इक्विलिब्रियम है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई करा गया है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्सटेंड्स स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से स्प्रिंग को एक्सटेंड करा है उसने, क्या करा है? तो फोर्स ऊपर लग रहा है कि नीचे? नीचे लग रहा है ना, एक्सटेंड करने के लिए। भाई ऊपर लगेगा कंप्रेस नहीं हो जाएगा, तो एक्सटेंड करने के लिए लग रहा है। तो 2 सेंटीमीटर और क्या किया है उसने? एक्सपेंड किया है। तो उसका वर्क डन लिखना है, कितना होगा फोर्स का। तो फोर्स नीचे लग रहा है ऑब्वियसली, तो उस फोर्स का वर्क डन लिखो। एक थर्ड फोर्स मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करा है, उसका वर्क डन लिखो। कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आएगा। देख वर्क डन बाय फोर्स, कौन सा फोर्स? जो ये थर्ड वाले का आंसर लिखा रहा हूं मैं, जो फोर्स इंट्रोड्यूस करा है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो क्या वो एक्सटर्नल फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है तो हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर होना चाहिए। हाफ के एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी? एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी? एक्स फाइनल 2 नहीं, 1 प्लस 1.02। 1 मीटर तो पहले से था, है ना, और कितना स्ट्रेच और हुआ? 2 सेंटीमीटर और हुआ ना। तो एक्स फाइनल कितना होगा? 1.02 और इसका स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल कितना था? किसके हिसाब से? फोर्स के लिए तो एक्स इनिशियल 1 था ना भाई। अब लिख इसको, कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 50 इंटू 1.02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.00 या 0.04 आया क्या? सिर्फ 0.04 है। हाँ मतलब 00 आएगा ना।
1.0404, ठीक है, तो 1.04 लिख देता हूं, है ना, और -1, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 25 इंटू 0.04, 25 इंटू 0.04, ये आंसर आना चाहिए, है ना। 2500 का 100 कितना, 1 आ गया क्या, 1 आ गया ना, 1 जूल, अप्रोक्सीमेटली 1 जूल। तुम्हें लगा नहीं कि यार तुमने 75 आंसर निकाला, तुमने ये नहीं लगा कि 1 मीटर स्ट्रेच करने में 25 जूल लग रहा है, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर करने में 75 लग रहा है। कुछ भी नहीं हो सकता, हट, कुछ कैसे हो सकता है, कहता फिजिक्स का कुछ भी हो सकता है। तूने सेंटीमीटर नहीं देखा, अच्छा, तो पहले 1 मीटर था और बाद में 2 सेंटीमीटर हो गया। अबे पहले 1 मीटर आया था ना वैल्यू, और बाद में 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल 2 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है एक्सटेंशन। अच्छा, इसको इसको भी सेंटीमीटर माना है तूने, तेरा पहला वाला भी सेंटीमीटर था मतलब, तो गलत आंसर ही गलत निकाला तूने, पहला वाला न्यूटन पर मीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में आंसर कैसे आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया तुमको, क्या ये समझ आया 1.02 कैसे हुआ है वो, क्या जिस टाइम पर फोर्स लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, उसने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करा, लेकिन वो पहले से भी तो स्ट्रेच था ना कुछ, तो एक्स फाइनल की वैल्यू 1 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो 1.02 मीटर्स इतना होना चाहिए, इसलिए वो लिखा गया 1.02 का स्क्वायर, और माइनस एक्स इनिशियल, जब फोर्स लगाया गया उस मोमेंट पर पहले से 1 मीटर स्ट्रेच था, तो उसको 1 लिखा। बोलो भाई, चल आगे आजा, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, ये कर, वर्क डन बाय फोर्स दे रखा है, देख फोर्स दे रखा है आई जे और के कैप में, तो बताना है तुमको यहां से ए से लेके बी तक अगर स्ट्रेच करा जाए, ए से लेके बी तक अगर वर्क डन करा जाए, तो वर्क डन की ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल को यहां से वहां पहुंचा दिया ए से बी। क्या कार्टिजन सिस्टम वाला है ना, क्या कार्टिजन फॉर्म लिखना पड़ेगा फोर्स का, तो वर्क डन लिखा जाएगा एफ एक्स डी एक्स, है ना, x1 से x2, एफ वाई डी वाई, y1 से y2, और प्लस एफ जेड डी जेड, z1 से z2। क्लियर है भाई, वैल्यू लिख लो, देख एफ एक्स की वैल्यू देख, आई कैप में जो है ये एक्स की वैल्यू है एफ एक्स की, तो हो जाएगा 3x² डी एक्स, कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल 1 से 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये है 1 से 2, 2 से 1 सॉरी, 2 से 1, ए से बी जा रहा है ना, फ्रॉम ए टू बी, 2 से 1, और डी वाई की वैल्यू कितनी है 2y इंटू डी वाई, प्लस फोर्स इन जेड डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है -3k है, तो k लिखने की जरूरत नहीं, बस -3 लिखना है, और डी जेड लिखना है, ठीक है, और कहां से 3 से 2 यहां पहुंचा है, लिख लो भाई, ये हो जाएगा x⁻³ 3 कैंसिल हो जाएगा, x⁻³ बचा, प्लस ये हो जाएगा 2y² 2, तो y² बचा सिर्फ, 2 से 1, ये 1 से 2, और -3 में पहले से -3 को पहले से ऐसे लिख देता हूं, ये बचेगा z, सिर्फ z बचेगा, तो इसका लिमिट 3 से 2, कितना आंसर आ गया भाई, 8 - 1, ये पहले वाले का आया, प्लस 1 - 4 -3 इंटू 2 - 1 -2 - 3 सॉरी, कितना हो जाएगा, क्या 7 आया, प्लस ये कितना आया, क्या ये -3 आया, और ये -3, और ये कितना हो जाएगा -1, तो क्या +3 हो गया, तो ये और ये कट गया, आंसर आया 7 जूल। क्लियर, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना तुमको ये सब, लग रहा है क्या, कैसा लग रहा है भाई साहब को, हाँ, कैसा लग रहा है, ठीक है,
लिखा, आगे चले, आगे चले। अरे हाँ हूं तो बोलो कुछ, क्या मतलब है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ वर्क मैंने बता दिया तुमको पहले ही। उसे क्वेश्चन देख, क्या ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का दे रखा है। द फिगर है ना, शोज द वेरिएशन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 टू 16। 0 टू 16 क्या एरिया अंडर द कर्व निकालना है। चलो निकालो, कितना आया, क्या 1/2 इंटू 4 प्लस 4 से 8, 8 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 12 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 8 प्लस 8 16 प्लस 32 कितना हो गया, 48। सही है ना यार, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव माइनस कर देना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस टू दिस, कर पाओगे। If a block of mass 10 kilogram moving in S direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force of this during its travel from x is equal to this, the final kinetic energy will be। ठीक है, ये कोई और क्वेश्चन है, अभी कराना है, इसको बाद में कराएंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात कराएंगे इसको। ठीक है, अभी तुम्हें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की डीबीबी घर के लिए होमवर्क। हाँ चलो भाई, अगला टॉपिक लिखो एनर्जी। क्या लिखो, एनर्जी। वर्क खत्म हो गया भाई, वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से लिखा दिया गया, वेरिएबल फोर्स की वजह से लिखा दिया, उसका कार्टेशियन सिस्टम लिखा दिया, स्प्रिंग फोर्स की वजह से लिखा दिया, सब खत्म। ठीक है, बात करते हैं एनर्जी की। हाँ भाई, एनर्जी क्या है बताओ। हाँ वर्क खत्म। व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क। यार एनर्जी ये बताएगी ना कितना काम करने की क्षमता है किसी के पास, है ना। कैपेसिटी टू डू वर्क, बात समझ आई। हाँ, कह रहा कैपेसिटर स्टार्ट हो गया क्या। क्लास में बैठे बैठे कुछ बच्चे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, घूम फिर के आते हैं आराम से, के हो गया अपना अपना ट्रिप तो हो गया है। अब बस एक ही चीज है, मतलब ब्रह्मांड का चक्कर लगाते वक्त एक चीज बिल्कुल उसमें कोई बाधा नहीं आती, वो है गर्दन हिलाने में। समझ आया। चल दिमाग कहीं और चल रहा है।
उनसे पूछ भी लो ना क्या समझ आया, तो भी यूं ही करेंगे। अच्छा देखो, क्या एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। देखो एनर्जी की भी कुछ यूनिट्स हैं। एनर्जी के टाइप्स कितने, बहुत तरह की एनर्जी है। बहुत फॉर्म की एनर्जी है, जैसे तुम कहोगे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना। बहुत कुछ है भाई, है ना। केमिकल से जो निकलने वाली है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी है। ठीक, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। उसके बाद क्या होता है, वाइब्रेशंस की एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती ना। बहुत टाइप की होती है एनर्जी। लेकिन अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो मेनली वो दो तरह से होती है, या तो बॉडी रुकी हुई होनी चाहिए या बॉडी चल रही होनी चाहिए। तो एनर्जी जो एक्चुअल में डिफाइन करी जाती है, मैकेनिक्स में जो एनर्जी डिफाइन करी जाती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, है ना। मैकेनिक्स जानते हो ना। डिफाइंड फॉर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब क्या है बताओगे क्या। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स यंत्र है। अब मैकेनिक्स एक टाइप है फिजिक्स का, ब्रांच है। रहने दो, मैं लिख दूंगा, मेरा और भुलवा दोगे तुम यार। The branch of physics deals with the forces and change in motion parameters due to forces। मतलब मैकेनिक्स क्या है, जो डील करती है फोर्सेस में। ऐसी ब्रांच जो फोर्सेस की स्टडी में और फोर्सेस की वजह से जो मोशन के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं उनकी स्टडी में, उनकी स्टडी में जो ब्रांच है फिजिक्स की उसको बोला जाता है मैकेनिक्स। बात समझ में आया, इन सब में डील करती है। तो मैं ये बता रहा था कि एनर्जी डिफाइंड फॉर मैकेनिक्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल एंड काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या है एनर्जी की, यूनिट क्या है एनर्जी की। हट, जूल। अब तू क्यों बोल रहा है भाई, ओनली आई कैन डू दिस। यूनिट है जूल, और डायमेंशन
क्या ml/t-2, ठीक है। और भी सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, जूल के अलावा, ठीक है। और जो भी वर्कडन की लिखाई थी सब यूनिट इसकी है, जो भी लिखाई थी वो सारी है। क्या न्यूटन मीटर भी होगा, क्या न्यूटन मीटर भी होगा, और सेंटीमीटर तो होगा ही, ठीक है। कैलोरी, कैलोरी, कैलोरी भी होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा। अच्छा, किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी। किलोवाट जो होती है वो सिर्फ पावर की यूनिट होती है, किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है। किलोवाट आवर का मतलब है एक आवर में खर्च करी गई एनर्जी इन किलोवाट। जैसे मान ले अगर मैं कहूं तुझसे कि 1 किलोवाट का एसी है तेरे पास, टन बोलते हैं ना, टन। टन का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट ही है वो, कितने का, 1 किलोवाट। 1 टन मतलब क्या होता है, 1,000। अब 1 टन का मतलब 1,000 होता है ना, हाँ। हाँ मतलब 1 टन मतलब 1,000, 1,000 का मतलब 10⁻³ मतलब 1 किलोवाट ना। अगर 1 टन का एसी 1 घंटे के लिए चला जाए तो वो 1 यूनिट खर्च करता है। क्या यूनिट खर्च करता है, 1 यूनिट को 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे घर में 1 यूनिट आती है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास 1 टन का एक एसी हो जो कि एक 1,000 वाट होता है उसका, है ना, मतलब 1,000 जूल पर सेकेंड एनर्जी खर्च कर रहा है। वो कितना कर रहा है पर सेकेंड, 1,000 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। तो 1,000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड खर्च करने वाले इन जो भी अप्लायंसेस हैं उनको 1 टन के अप्लायंसेस बोलते हैं। ये 2 टन का है शायद, ये सब 2 के हैं, है ना। हाँ 2 टन का होगा ये। और क्या तुम हल्के में लेते हो क्या, बहुत खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो अगर 1 घंटे तक 1 टन वाला एसी चलता है तो वो 1 यूनिट खर्च करता है। बात समझ आई। जैसे तुम देखोगे हीटर होता है घर में, वो स्प्रिंग वाला देखा है हीटर, है ना। उसकी स्प्रिंग की कुछ वो लिखी होती है, पावर लिखी होती है, 1,500 वाट होती है या 1,000 वाट होती है, 2,000 वाट भी होती है कुछ कुछ की। अब जो है ना वो, लेकिन 2,000 वाट वाले वो टूट जाती है जल्दी, उनका वायर बहुत, मतलब वायर इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाता। तो 1,000 वाट वाले ज्यादातर चलते हैं। 1,000 वाट मतलब वो भी अगर 1 घंटे तक चलाया जाए तो वो बिल्कुल एसी के बराबर ही एनर्जी यूटिलाइज करता है। बात समझ में आई, ठीक है। अगर 1 घंटे चला दिया, तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 टन का एसी है, वो जब जब पढ़ाएंगे तो 12th क्लास का पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद पूछे जाएंगे। 1 घंटे, अगर 1 टन का एसी है, 12 घंटे चला, तो बताओ कितने यूनिट खर्च हुए। अगर 1 यूनिट का रेट इतना है तो पैसे बताओ कितने पैसे लगेंगे। ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन, ठीक है। तो वो ऐसे ही समझना होता है तुमको कि 1 किलोवाट आवर जो है ये भी एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी कितनी खर्च हुई है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूनिट है। तो इसको लिखोगे कैसे, 1 किलो मतलब 10⁻³ वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब यही तो है, और मल्टीप्लाई आर का मतलब सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 60 सेकेंड्स, ऐसी होगा। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कितना आया, 3,600 इंटू 10⁻³ इतना जूल एनर्जी की यूनिट है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है। लिखा भाई।
10⁻³ जूल पर सेकेंड। वाट की वैल्यू लिखी ना, किलो की वैल्यू रखी 10⁻³ है ना, फिर वाट की वैल्यू लिखी जूल पर सेकेंड, फिर आवर में कितने सेकंड होते हैं वो लिखा, तो 3600 सेकंड्स, सेकंड से सेकंड कटा, जूल बचा सिर्फ, तो 3600 इंटू 10⁻³ जूल्स, इतना होता है 1 kWh में, इतनी एनर्जी खर्च होती है। बात समझ में आती है? ठीक। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम लिखो, एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन लिख लो। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी पार्टिकल की एम मास की वेलोसिटी अगर वी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, मुझे पता है कि भाई मोमेंटम लिखना है, तो मोमेंटम लिखने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूं कि यहां पर मैं एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर लेता हूं, तो एम वी स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करा, एम से डिवाइड कर लिया, कितना हो जाएगा? क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई मेरे पास हाफ पी स्क्वायर, क्या मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय एम, तो मोमेंटम की वैल्यू आई मेरे पास √2 k m। यहाँ k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, k मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। m मास है और p मोमेंटम है। ठीक है भाई, अब देख मोमेंटम के चेंज के क्वेश्चन आएंगे तेरे पास। कैसे क्वेश्चन आएंगे? मोमेंटम के चेंज वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। मोमेंटम का चेंज परसेंटेज के साथ लिखना है। तो चेंज आए तो तुम्हें क्या करना है, पी इनिशियल मोमेंटम इनिशियल लिखना है, फाइनल मोमेंटम लिखना है, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो। अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन दे दिया काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो मोमेंटम का चेंज बताओ कितना होगा, क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी बाद में कितनी है, उस हिसाब से मोमेंटम का चेंज लिखोगे, पी इनिशियल पी फाइनल करके, फिर चेंज लिखोगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। परसेंटेज चेंज भी पूछा जा सकता है, अगर परसेंटेज चेंज पूछा गया तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं? परसेंटेज चेंज तो लिखोगे डेल्टा पी बाय पी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे लिखोगे ना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे ये सब? लेकिन एक चीज होती है, जब तुम्हें मोमेंटम लिखने के लिए बोला जाए और काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा हो, लेकिन चेंजेस जो है वो 5% से कम है, जैसे पी स्क्वायर जो है तुम्हारे पास वो 2 km के बराबर है कि नहीं? ठीक है, अगर तुमसे बोला जाए इफ काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग लेस देन 5%, याद करो जब इतना छोटा चेंज होता है, जब भी 5% 10% तक भी चलेगा ये, जब भी इतना छोटा चेंज आए ना, और उस मोमेंट पर तुम्हें ये लिखना हो डेल्टा पी लिखना हो, तो एरर याद आ जाना चाहिए तुमको हरदम। ठीक है, कैसे लिखोगे एरर? क्या लिखोगे? 2 ΔP बाय पी, ऐसे लिखोगे, दैट इनटू 100, दैट शुड बी इक्वल टू, क्या टू टू लिखना पड़ेगा क्या अब हमको? नहीं, अब लिखना पड़ेगा डेल्टा के बाय के इंटू 100 प्लस डेल्टा एम बाय एम इंटू 100। अगर मास में चेंज नहीं आ रहा तो उसको बैठा देना और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिख देना। मास में चेंज नहीं आएगा, ज्यादातर जीरो रहेगा, मैक्सिमम टाइम्स जीरो रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा, तो लिखना है ऐसे। बात समझ आई? ये जीरो हो जाएगा ना, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा, नहीं तो क्वेश्चन में देख लेना। नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा। मास का चेंज आ भी सकता है, कोई बॉडी चल रही थी वी वेलोसिटी से, है ना, उसका मास एम था, ऊपर से उसमें कुछ ऊपर से और भी कुछ मास ऐड कर दिया, उसका वेलोसिटी कम हो गया, तो मास का चेंज आ गया। मास का चेंज आ गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज मास के चेंज आने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से। आगे चलो, लिखो,
ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रहना चाहिए तुमको। देख भाई, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब क्या? मतलब अगर पी इनिशियल तेरे पास पी था, तो पी फाइनल जो है वो पी प्लस 0.5 पी नहीं हो गया क्या? क्या 50% बढ़ गया? क्या ये 50% है? 0.5 पी मतलब आधा बढ़ गया ना, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? तो देख पी का एक रिलेशन है अंडर रूट में 2km, ऐसा ही है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिखा, पी स्क्वायर बाय 2m दैट इज इक्वल टू के, ऐसा ही है ना कुछ, ठीक है। परसेंटेज और पूछ रहा है, क्या 50% है तो हम वो एरर वाला मेथड नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते ना, अब तो वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी मुझे। निकालो, क्या मैं एम तो चेंज नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखोगे तो हो जाना चाहिए पी स्क्वायर बाय 2m, है ना। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखोगे तो हो जाना चाहिए पी प्लस मतलब 1.5 पी का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए बाय 2m। मोमेंटम चेंज हो गया ना, 1.5 पी हो गया। तो क्या लिखना है, बाय व्हाट परसेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब बोलना चाह रहा है कि डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही कुछ पूछ रहे हैं। चल बता डेल्टा के की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा के की वैल्यू 0.5, नहीं 0.5 नहीं, कितना हो जाएगा, 2.25 और माइनस, तो 1.25 ना, 1.5 पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्या ये डेल्टा के है? और डिवाइडेड बाय के कौन सा, के इनिशियल जो स्टार्टिंग में था, डेल्टा पी अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, तो के इनिशियल कितना, क्या पी स्क्वायर बाय 2m मल्टीप्लाई बाय 100, यही होना चाहिए ना, डेल्टा परसेंटेज चेंज इन डेल्टा के, ऐसा कुछ है ना, परसेंटेज चेंज इन के। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, 2m से 2m कट जाएगा, कितना आया 125, दैट इज इक्वल टू डेल्टा। काइनेटिक एनर्जी में 125% का चेंज आना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम अगर 50% से बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जानी चाहिए, 125 वैल्यू से बढ़ जानी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है 125। क्लियर है भाई? ये बोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू थ्राइस द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कर पाओगे? करो करो। चलो ठीक है, तुम्हें कितने क्वेश्चन दिए मैंने आज होमवर्क के लिए? 20, लगभग 20 क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन होंगे। और ये 20-25 तो करनी है, तो 1 घंटे का काम है, उसके अलावा पुराना जितना भी है वो सब कुछ कंप्लीट करो, ठीक है। कोई बैकलॉग नहीं रहनी चाहिए, उसे खत्म करो सब। तुम्हारा पेपर बना दिया मैंने इस बार का, मैं नहीं बनाया, प्री माइलस्टोन।